नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे मिट्टी के स्वास्थ्य को मैनेज करने की और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि मिट्टी की हेल्थ को क्यों मैनेज करना है। तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे देशों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सभी देशों के सामने ये एक समस्या है कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या को किस तरह से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। और खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए निरंतर हमारे वैज्ञानिक नए नए तरीके खोज रहे हैं, जिससे कृषि की उत्पादकता को बढ़ाया जाए, उसकी गुणवत्ता को सुधारा जाए। और यहीं पे समस्या शुरू हुई है और ये समस्या अभी तक उतनी बड़ी नहीं थी, पर धीरे धीरे जैसे हम लोग पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते जा रहे हैं और जैसे जैसे पर्यावरण में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, वैसे वैसे हमें ये जानने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ये समस्याएं उत्पन्न हुई हैं जो अभी तक नहीं थी। तो अभी तक हम लोग, जैसे कि मैंने आपसे कहा, बात करते रहे हैं कि उपज को कैसे बढ़ाया जाए और मिट्टी को हमने फैक्ट्री की तरह यूज़ किया कि मिट्टी में हम बोते रहे और मिट्टी हमें उपज देती रही। तो जैसे जैसे फैक्ट्री में अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वहाँ उनकी मशीनों को, उनके ऊर्जा को बहुत इफ़िशियंट बनाने की ज़रूरत होती है, वहाँ के मैन पावर को इफ़िशियंट बनाने की ज़रूरत होती है। उसी तरह का काम हमने खेती में किया और खेती को हमने वर्चुअली औद्योगिक प्रक्रिया की तरह से देखना शुरू किया। अगर हम प्राकृतिक चीज़ों को देखें कि प्रकृति कैसे काम करती है और हम कैसे काम कर रहे हैं, तो हमें ये फ़र्क समझ में आएगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। तो अगर हम पेड़ को देखें तो पेड़ को उत्पन्न होने के लिए, बढ़ने के लिए और उसमें फल लगने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो पेड़ की आवश्यकता होती है। तो क्या क्या पेड़ को चाहिए होता है? तो अगर पेड़ का हमें स्ट्रक्चर बनाना है, जो जिससे पेड़ का ढांचा तैयार होता है, उसके लिए ज़रूरत होती है कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। ये चीज़ें पेड़ वातावरण से लेता है और ये पर्यावरण से ऊपर से आती हैं, आकाश से ये चीज़ें आती हैं। फिर पेड़ को प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिसको हम NPK के नाम से जानते हैं, ये 3 मूल तत्व हैं जो पेड़ को मिट्टी से मिलते हैं। इसी तरह फिर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं जो पेड़ को मिट्टी से ही मिलते हैं और ये तत्व हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इसके अलावा पेड़ को स्वस्थ रहने के लिए भी कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और उसमें जो मुख्य माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो है बोरोन, क्लोराइन, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक और मोलिब्डेनम। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जो पेड़ को मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो इस तरह अगर हम पेड़ की आवश्यकताओं को समझें तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं पेड़ को मिट्टी से ही प्राप्त होती हैं। तो अगर मिट्टी में वो चीज़ें बनना बंद हो जाएं, मिट्टी से वो चीज़ें पेड़ को प्राप्त ना हों, तो यहाँ पर समस्या उत्पन्न होती है और इसीलिए हम सॉइल हेल्थ की बात करते हैं। तो अभी तक जो हमारी खेती करने का तरीका रहा है, जिसको हम वैज्ञानिक खेती या आधुनिक खेती कहते हैं, उसमें हम सब कुछ को मारने की बात करते हैं। हम अगर खेत में घास बच गया है, जो फसल काटने के बाद अगर रेसिड्यू बच गया है उसका, तो उसको हम जला देते हैं। हम बीडीसाइड को मार देते हैं, हम पेस्टिसाइड डाल के पेस्ट को मार देते हैं।
हम फंगस जो होती है फफूंद, उसको फंगिसाइड डाल के मार देते हैं। जबकि अगर हम समझें कि ये सब फूड चेन के ही हिस्से हैं, और अगर ये फूड चेन के हिस्से ठीक से काम नहीं करते हैं तो फिर पेड़ और खेती की समस्या शुरू होती है। इसी तरह हम खेत में जब चीज़ें नहीं मिलती हैं तो हम केमिकल फर्टिलाइज़र डालना शुरू करते हैं। खेत की गहरी जुताई करके मिट्टी के पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं और उसके अंदर जो जीवाणु हैं उनके परिवारों को, उनके रहवास को और उनके आने जाने के रास्तों को हम जोत के ख़त्म कर देते हैं। और ये पिछले कई सालों से हम ऐसा करते आ रहे हैं, ख़ासतौर से औद्योगिकरण के बाद। इसका नतीजा क्या हुआ कि जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट की डेंसिटी, जो उसमें हमें पोषक तत्व मिलते हैं, उसकी डेंसिटी 15 से 65% तक कम हो गई है। और इसकी वजह से हमें कई तरह की बीमारियां होने लगी हैं, जिसमें कैंसर है, पार्किंसन है, अल्जाइमर है, ऑटो इम्यून डिसीजेस हैं। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं जो पहले नहीं थी। इसी तरह अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो मिट्टी के अंदर पानी नहीं जाता है, क्योंकि उसकी सतह कड़ी हो जाती है। और मिट्टी में जो आप देखेंगे सामान्यतः जो प्रकृति में मिट्टी होती है वो भूरभूरी होती है और चॉकलेटी कलर की होती है। अगर उसको हम हाथ से उठाएं और ऐसे मुट्ठी में बांधें तो वो टूट जाती है, तो आसानी से मसल सकते हैं। पर अगर हम जहाँ केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहे हैं वहाँ की मिट्टी को पकड़ने की कोशिश करें तो वो फिसल जाती है, क्योंकि उसमें रेत ज़्यादा होती है और वो बहुत कड़ी होती है। तो इसका नतीजा क्या होता है कि मिट्टी के अंदर पानी नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ जड़ें नहीं हैं, हमने जुताई कर दी है। तो ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी है वो बह जाती है। और अभी आप देखेंगे जो किसान भाई हैं वो हर साल देखते हैं कि उनकी खेत की मिट्टी बरसात के समय या जब वो सिंचाई करते हैं तो बह रही है। तो ये उपजाऊ तत्व जो हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर है जिससे फसलें अच्छी तैयार होती हैं, वो अगर हम बहा देंगे तो हमारे हाथ में रेत ही बचती है। तो फिर इस रेत से बचने के लिए हमें फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है। फर्टिलाइज़र जब हम डालते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें हम नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा डालते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो तरह तरह के खरपतवार का बहुत प्रिय भोजन है। तो जो खरपतवार हमारे खेत में पैदा नहीं होते थे, नाइट्रोजन की वजह से वो भी पैदा होने लगते हैं। और इसकी वजह से फिर हम खरपतवार को मारने के लिए बीडीसाइड डालते हैं, और बीडीसाइड से वो पेड़ों को हम मारने की कोशिश करते हैं, जिसका असर फिर मिट्टी के पर्यावरण पर पड़ता है। फिर जिससे मिट्टी में जो पौधा उगता है उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो उसमें रोग लगने लगते हैं और फिर हमें फंगिसाइड डालना पड़ते हैं। इसका असर फिर मिट्टी के स्वास्थ्य पर पड़ता है। और पेड़ खुद, जो पेड़ के ऊपर पशु पक्षी आते हैं जो कीड़ों को खाते हैं, वो भी मर जाते हैं, तो फिर हमें पेस्टिसाइड डालना पड़ते हैं। और इन सब का असर मिट्टी के स्वास्थ्य के ऊपर पड़ रहा है। और ये जो चीज़ें हैं जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी से मिल रही थी, जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, वो जैसे आयरन है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, वो मिलना बंद हो जाती हैं। तो फिर हमें उनके लिए भी माइक्रो न्यूट्रिएंट मिट्टी में डालना पड़ते हैं। और ये एक दुष्चक्र चल रहा है जिससे खेती की लागत बढ़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और उपभोक्ताओं को महंगे उत्पाद मिल रहे हैं। तो इन सब से बचने का तरीका क्या है? अभी वैज्ञानिकों में ये बहुत बहस चल रही है। और अभी जब से श्रीलंका का संकट उत्पन्न हुआ है, क्योंकि श्रीलंका की सरकार ने
ये एक निर्णय लिया था कि सभी खेती जैविक तरीके से होगी, और वहाँ खाद्यान्न की कमी हो गई और वहाँ पर सरकार बदल गई, लोगों ने आंदोलन कर दिया क्योंकि चीज़ें बहुत महंगी हो गई। तो हमें एक संतुलन बनाने की ज़रूरत है, और ये बहस आज भी है कि हमें जो आधुनिक तरीके से हम खेती कर रहे हैं उस तरह से खेती करना है या हमें प्राकृतिक तरीके से खेती करना है। तो चूँकि मिट्टी एक जीवित तत्व है, ये कोई फैक्ट्री नहीं है कि इसको फैक्ट्री के तरीके से चलाया जाए, तो हमें एक संतुलन की आवश्यकता है। तो मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के 5 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत इसका है कि मैक्सिमाइज सॉइल कवर। आप जानते हैं कि प्रकृति हमेशा मिट्टी के ऊपर घास और दूसरे पेड़ पौधे तैयार करके खड़े रखती है, और कभी भी मिट्टी प्राकृतिक रूप से नंगी नहीं होती है। तो हमें खेत में भी ये कोशिश करना चाहिए कि खेत की मिट्टी भी हमेशा ढकी रहे और उसको हम खोलें ना, क्योंकि अगर ये मिट्टी ढकी रहेगी तो जो उपजाऊ तत्व हैं मिट्टी के, वो बरसात में या पानी के साथ बहते नहीं हैं और उसी में वो जमे रहते हैं। दूसरा है मिनिमाइज सॉइल डिस्टरबेंस। अगर हम कम से कम जुताई करें और कम से कम मिट्टी को डिस्टर्ब करें, तो मिट्टी के अंदर जो पर्यावरण है, वहाँ जो जीव जंतु हैं, वहाँ जो फफूंद है, फंगस है, नेमीटोड हैं, केचुआ हैं और दूसरे जीव जंतु हैं, वो ठीक तरीके से वहाँ रहते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है, जो प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार है, वो चमत्कार क्या है? वो चमत्कार है कि पेड़, जैसे मैंने आपसे कहा कि हवा से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेता है, और ज़मीन से वो न्यूट्रेंट्स लेते हैं और पानी लेते हैं, और इन तीनों को मिला के वो शक्कर बनाते हैं, शुगर बनाते हैं। और ये जो शुगर है वो पेड़ अपनी जड़ों से ज़मीन में पहुंचाती है, और जड़ों के साथ जो वहाँ जीव जंतु हैं, जो फंगस है, जो कीटाणु हैं, जो दूसरे जीवाणु हैं, वो उनका भोजन है वो शक्कर, और वो पेड़ को जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो दूर दूर से खींच खींच के पेड़ की जड़ तक लाते हैं, और ये एक इकोसिस्टम प्रकृति के तरीके से चलता रहता है, जैसे आप जंगल में देखते हैं, क्योंकि वहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम मिट्टी को बहुत कम जुताई करें और कम से कम डिस्टर्ब किए बिना हम अपनी फसल बोएं। फिर है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। देखिए अभी हम हर कुछ चीज़ बाजार के लिए करने लगे हैं, इसकी वजह से क्या हो गया, मोनोकल्चर बहुत बढ़ गया है। मोनोकल्चर मतलब एकल फसल, हमेशा एक ही फसल लोग लगा रहे हैं। अगर सोयाबीन लगा रहे हैं तो सोयाबीन ही सोयाबीन लगा रहे हैं, या धान बो रहे हैं तो धान ही बो रहे हैं, गन्ना है तो गन्ना है, या आलू बो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि तरह तरह के पेड़ जब आते हैं तो उनकी अपनी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, उनके साथ अलग अलग जीवाणु अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं, तो ये सब कुछ एक संतुलन प्रकृति के बीच में बना रहता है। पर जब हम एकल फसल लगाना शुरू करते हैं, मोनोकल्चर की खेती करते हैं, तो हमेशा हम पृथ्वी से वही एक जैसे तत्व निकालते रहते हैं और उसको देते कुछ नहीं है। तो किसानों को पता है कि पहले हम फसल चक्र की बात करते थे, क्रॉप डाइवर्सिटी की बात करते थे, जो अभी आजकल लगभग बंद हो गया है। तो इस तरफ भी अगर किसान ध्यान देते हैं, इससे उन्हें कोई आर्थिक नुकसान नहीं है, बल्कि उनके खर्चे ही बचने वाले हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को हमें जितना हम बढ़ा सकें उतना बढ़ाना चाहिए। और पांचवी चीज़ जो है कि पहले हम जानते हैं कि गांव में खेत में जानवर जाते थे, सूअर जाते थे, मुर्गियां जाती थीं, गाय भैंस सब खेत में चरने जाते थे। पर अब उनको हमने या तो बांध दिया है, क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि अगर आप बांधोगे तो ही आपका दूध अच्छा होगा, तो ही फैट ज़्यादा आएगा। तो उससे जानवरों को में भी तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, जो उनसे हम दूध, मांस, अंडे ले रहे हैं, वो भी उतने स्वस्थ नहीं है, उसमें भी उतना न्यूट्रिशन नहीं है। दूसरे इन जानवरों की वजह से जो खेत में
परिवर्तन होते थे, क्योंकि जब जानवर खेत में जाता है तो वो घास चरता है, तो घास जब छोटा होता है और जानवर चरता है तो उसकी एक तरीके से प्रूनिंग हो जाती है। जैसे हम अपने बगीचे में पेड़ों को छांटते हैं, प्रूनिंग करते हैं, तो जैसे ही आप पेड़ को छांटते हैं उसका और उत्पादन होना शुरू होता है, पेड़ और जड़ें बनाता है, पेड़ और डालें बनाता है, पत्ते निकालता है, ताकि वो और हेल्दी हो सके। तो जानवर यही काम करते थे, वो प्रूनिंग करते थे और फिर प्रूनिंग की वजह से मिट्टी स्वस्थ रहती थी, फिर वो वहाँ गोबर करते हैं, वहाँ पेशाब करते हैं, इसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो पूरी होती थी, क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु वो गोबर और यूरिन के ऊपर पलते हैं और वो फिर बदले में पेड़ को माइक्रो न्यूट्रिएंट देते हैं। तो ये प्रक्रिया, ये जो 5 तरीके मैंने आपको बताए, इसमें कोई पैसा नहीं लगना है, कोई नुकसान नहीं होना है, केवल अगर किसान थोड़ा सा ध्यान दें और इस प्रक्रिया को फिर से वो शुरू करें तो इससे उनकी जो उपज की लागत है वो कम होगी, उत्पादन अच्छा होगा, गुणवत्ता अच्छी होगी, जो उनकी उपज है उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाएगी, जो मिट्टी है उसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो बढ़ जाएगा, तो उनको नकली या केमिकल खाद, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड डालने की ज़रूरत कम हो जाएगी। तो ये 5 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? नंबर 1 कि हमें अधिकतम मिट्टी के ऊपर कवर रखना है, हमेशा मिट्टी को ढक के रखना है और मिट्टी को कभी भी नंगा नहीं करना है, मैक्सिमाइज सॉइल कवर। दूसरा है मिनिमाइज सॉइल डिस्टरबेंस, हमें मिट्टी को कम से कम जोतना है, कम से कम डिस्टर्ब करना है ताकि उसका इकोसिस्टम बना रहे। तीसरा है मैक्सिमाइज बायोडाइवर्सिटी, हमें जितनी ज़्यादा हम फसलें एक साथ उगा सकते हैं, बो सकते हैं, उतनी हमें 4 या 5 फसलें एक सीजन में खेत में बोना चाहिए, जिससे अलग अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी खेत में रहेगी और खेत में एक बैलेंस बना रहेगा। और 5वां है कि जानवरों को हमें फिर से खेत में ले जाना है, तो जो गाय, भैंस और दूसरे जहाँ पालतू जानवर हैं वो जितने ज़्यादा खेत में जाएंगे उससे क्या होगा कि वहाँ पशु पक्षी आएंगे, वहाँ मधुमक्खियाँ आएंगी जो पॉलिनेशन को बढ़ाती हैं, और पॉलिनेशन बढ़ने से आपकी उपज 20 से 25% बढ़ सकती है। तो किसानों को मेरा ये अनुरोध है कि जो वैज्ञानिक हैं, पूरी गड़बड़ वहाँ से हुई है, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं, कोई मिट्टी के ऊपर काम करता है तो मिट्टी के ऊपर काम कर रहा है, कोई प्लांट के ऊपर काम करता है ब्रीडिंग के ऊपर तो वो प्लांट ब्रीडर का काम करता है, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल पेस्टिसाइड या किसी तरह की केमिकल या डिसीज पे काम कर रहा है। तो ये इंटीग्रेटेड काम नहीं हो रहा है। इंटीग्रेटेड काम न होने से ये सब जो परिस्थिति तंत्र है, जो इकोलॉजी है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और जब ये टूटती है तो इसका नुकसान होता है। तो दोस्तों, पुनः हम इस बात पर विचार करें कि हम जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उनको अच्छी क्वालिटी का खाद्यान्न कैसे दे सकें। हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री और राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार इसीलिए मिट्टी प्रबंधन की बात कर रही है, सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किया गया है, उसका उपयोग हमें करना चाहिए। वो रखने की वस्तु नहीं है, और शासकीय योजनाओं का लाभ लेके न केवल हम अपनी लागत कम कर सकते हैं, पर्यावरण को अच्छा रख सकते हैं, बल्कि हम समाज को स्वस्थ खाद्यान्न उपलब्ध करा सकते हैं, जो देश के लिए हमारी सबसे बड़ी सेवा होगी। धन्यवाद, नमस्कार।